नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। बारामूला के सोपोर में 2 आतंकी ढेर, नाथीपोरा इलाके में 5 घंटे से जारी मुठभेड़। बुधवार को इस इलाके में 4 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। पशु व्यापार की याचिका पर रोक से केरल हाईकोर्ट का इनकार, कहा नहीं हुआ संवैधानिक उल्लंघन। केरल सरकार बुलाएगी विशेष सत्र। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल, दूध सब्जी की आपूर्ति रोकने की चेतावनी। कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री से नहीं मिला आश्वासन। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 18वें वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। स्पेन से साइबर सुरक्षा समेत 7 करार। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे साइना नेहवाल, उत्तेजिता राव और साई प्रणीत। चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को सोपोर के नाथीपोरा इलाके में आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद तड़के 3:30 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मारे गए आतंकवादी एक घर में छुपे हुए थे और तलाशी के दौरान इन्होंने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने हमले का माकूल जवाब देते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। अभी इलाके में और आतंकवादी छुपे हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। सेना ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। दूसरी तरफ नौशेरा और कृष्णा घाटी में एलओसी के पास सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की जा रही है। सेना के जवान पाकिस्तान की इस हरकत का माकूल जवाब दे रहे हैं। इससे पहले सोपोर में ही बुधवार को आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बीच 3 दिन के बाद कल कश्मीर घाटी में बाजार और स्कूल खुल गए और हालात सामान्य रहे। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के 3 दिन के बंद के बाद बुधवार को हालात सामान्य होते दिखे। जनजीवन एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। आज सुबह से बाजार खुले रहे, वहीं स्कूलों को भी खोला गया और परिवहन सेवा भी बहाल हो गई। हमने आज 4 दिनों के बाद खोल लिया है, क्योंकि हड़ताल की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई और बिजनेस में इससे बहुत नुकसान हुआ है। और जो इन्होंने इंटरनेट सर्विस भी बंद की है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो ये इंटरनेट चालू फिर से यहाँ पे लागू करे। उधर मंगलवार रात बारामूला में आतंकियों की ओर से की गई गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी सब्जार बट मारा गया था। इसके बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गई थी और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्ष कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान सबकी निगाहें भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े करार पर हैं। इससे पहले कल भारत और स्पेन के बीच कई अहम करार हुए। 4 देशों के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर शाम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने का ट्वीट किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा भारत रूस संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी साबित होगी। कुछ क्षेत्रों में जैसे इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे ऑयल एंड गैस है, जैसे रेलवेज है, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे इनोवेशन है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बहुत सी ऐसी एरियाज हैं जहां पे हमको और प्रगति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और 18वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों पक्ष कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। इस दौरान सबकी निगाहें भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अंतिम 2 इकाइयों के लिए रूस की मदद से जुड़े करार पर हैं। The Russian side has agreed
to steadily increase the degree of localization in the establishment of the nuclear plants in India, which means that the Russian side is willing to take more and more of the Indian manufactured components, equipment and other facilities into the production. So there is an element of sharing of technology. इससे पहले प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे पड़ाव के तहत स्पेन में थे। बुधवार को स्पेन में प्रधानमंत्री ने स्पेन के किंग फिलिप से मुलाकात की। साथ ही राष्ट्रपति मैरियानो रजॉय से कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के बाद दोनों देशों के नेताओं की मौजूदगी में साइबर सुरक्षा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और स्पेन के साथ रिश्ते मजबूत करने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पशुओं की खरीद फरोख्त पर पाबंदी से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना को केरल हाईकोर्ट ने नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना है। बुधवार को कोर्ट ने अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना में बीफ को बेचने और खाने पर कोई प्रतिबंध नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिसूचना में कोई वैधानिक चूक नहीं है। जबकि मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर 4 हफ्ते की रोक का आदेश दिया है। बूचड़खानों के लिए जानवरों की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ डीएमके ने तमिलनाडु में कल प्रदर्शन किया। वहीं आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट पर छात्र की पिटाई के विरोध में छात्र संगठनों ने धरना दिया। केरल सरकार ने केंद्र के आदेश के खिलाफ विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा और गौवध पर उम्र कैद की सजा देने की सलाह दी है। ये प्रदर्शन है बूचड़खानों के लिए जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध के खिलाफ। डीएमके कार्यकर्ताओं ने राजधानी चेन्नई समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। वहीं बीफ फेस्ट के मुद्दे पर आईआईटी मद्रास में छात्र की पिटाई के विरोध में एसएफआई और डीवाईएफआई छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। FIR filed on Suraj, but we don't know on what charges actually. We think that it's all part of their, they're also trying to defend in some way, and we are pushing the administration to do an FIR. Instead also we are doing protests. All the legal ways we can do, we are doing that. इस मामले पर केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और त्रिपुरा सरकार में केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के अलावा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് റൂൾസ് 2017 ഇതാണ് അവരുടെ വിജ്ഞാപനം. കന്നുകാലി ചന്തകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई थी। उसके एक दिन बाद हिंगोनिया मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सरकार को सलाह दी। साथ ही गोहत्या करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने को कहा है। हमने कहा कि राष्ट्र को इस गायों के इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाए, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। कोर्ट ने हर 3 माह पर गौशाला की रिपोर्ट तैयार करने और स्थानीय अधिकारियों को हर महीने दौरा करने का आदेश दिया है। पिछले साल जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में कई गायों की भूख और बीमारी से मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। कर्ज से छुटकारा पाने की चाहत में किसान काफी वक्त से सरकार से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। आंदोलन से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बुधवार रात से हड़ताल पर गए किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि अगर जल्दी ही उनकी मांगों को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की तो सूबे में किसान क्रांति के नाम पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। हड़ताल यानी कि सब्जियां और दूध सिटी में नहीं बेचेंगे, मेट्रो सिटी को नहीं जाने देंगे, ये अनोखा आंदोलन किसान महाराष्ट्र के कर रहे हैं। अभी तक 42 से 45 संगठन इसमें अभी उन्होंने सहभाग किया है। जब तक सरकार किसान की कर्ज मुक्ति नहीं करती, उत्पादन खर्च अधिक 50% मुनाफा इसका ये बना के किसान के अनाज या धान्य को भाव नहीं देती, तब तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला है।
आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को आने वाले दिनों में फल, सब्जियों, दूध और खाद्यान्नों की कमी से जूझना पड़ सकता है। किसानों की हड़ताल का मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर समेत राज्य के बड़े शहरों पर असर पड़ेगा। क्योंकि वो शेतकरी एक संप गेले, वो लोग बोला कि माल नहीं बेच पाएगा क्योंकि उसका बाजार भाव जो उसको मिलता नहीं, वो बोला कोई कर्ज माफी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको माल नहीं भेज रहे वो लोग। किसान नेताओं का कहना है कि पूरे राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार उनकी परेशानियों के प्रति असंवेदनशील है। किसानों ने एक पखवाड़े के बाद आंदोलन और तेज करने की कही है। सरकार ने हर शेतकरी का कर्जा माफ करना चाहिए, जैसा यूपी में हो गया। यूपी में वो अपना मुख्यमंत्री योगी, हाँ, उन्होंने सब कर्जा माफ किया, वैसा महाराष्ट्र में होना चाहिए। शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, उनको भाव नहीं मिल रहा है। अभी आप तुरी का ही देखो, वो सब पड़ा है, सड़ रहा है, लेकिन शेतकरी कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मंगलवार को किसान संगठनों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति किसान क्रांति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, लेकिन बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा ने राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जीएसटी के पक्ष में हैं, लेकिन इसे लागू करने को लेकर लोगों को कुछ आशंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरें बहुत ज्यादा रखी गई हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी की दर 18 और 28% की जगह 10% तक रहनी चाहिए। हम सब लोग जीएसटी के साथ हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके आज दिल्ली विधानसभा के अंदर भी सभी विधायकों ने और व्यापारी भी बाहर काफी शंकाएं जाहिर कर रहे हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा एक स्टेप ये भी ले लिया जाए कि जो टैक्स रेट्स लागू किए जा रहे हैं, स्पेशली 28%, 18%, ये बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। हमें ये शंका है कि इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज तेलंगाना दौरे पर जाएंगे। पार्टी उपाध्यक्ष सांगारेड्डी में एक रैली को संबोधित करेंगे। आज शाम अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली इस रैली का नाम तेलंगाना प्रजा गर्जना रखा गया है। इस मौके पर राहुल गांधी तेलंगाना की जनता को केंद्र और राज्य सरकार की खामियां गिनाएंगे। आज होने वाली रैली को कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम बताया गया है। इस बारे में राहुल ने ट्वीट किया कि सांगारेड्डी में होने वाली रैली उनके और देश भर के कांग्रेस समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी जगह से सरकार के खिलाफ रैली करके 1980 में सत्ता में वापसी की थी। आज की इस रैली में राहुल गांधी सरकार की असफलताओं को लेकर एक चार्जशीट भी जारी करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है। आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने लिस्ट जारी करके इसका ऐलान किया। वहीं पार्टी ने डीके शिवकुमार को प्रचार की कमान सौंपी है। राज्य में सत्ता को बचाने के लिए दोनों अहम पदों मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर यथास्थिति को बनाए रखा गया है। वहीं आपसी गुटबाजी और विरोध के चलते प्रदेश में तमाम समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का संकेत दिया है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश की जीडीपी विकास दर घटकर 7.1% रही है। 2016 में जीडीपी विकास दर 8% रही थी। वहीं चौथे तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है। इधर 8 कोर सेक्टर की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर 2.5% रही है। मार्च में ये 5.3% रही थी। अप्रैल में स्टील और कोल उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 1 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 89 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। ये कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दरें बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 66 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 55 रुपये 94 पैसे में मिलेगा। 16 मई को दाम कम होने से आम लोगों को राहत मिली थी। तब पेट्रोल 2 रुपये 16 पैसे और डीजल 2 रुपये 10 पैसे सस्ता हुआ था। आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कई सेवाएं महंगी हो जाएंगी। इनमें अपने बैंक खाते या एटीएम से पैसे निकालने और बैंक की किसी शाखा से कटे फटे नोट बदलने जैसी सर्विसेज शामिल हैं। एसबीआई की बेसिक सेविंग्स अकाउंट होल्डर अब से महीने में सिर्फ 4 बार ही अपने खाते से मुफ्त पैसे निकाल सकेंगे। ज्यादा बार किसी शाखा से पैसे निकालने के लिए ग्राहक को प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपए का शुल्क और सर्विस टैक्स चुकाना होगा। इसी तरह एटीएम से भी 4 बार मुफ्त कैश निकाला जा सकेगा। इसके बाद एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालने पर 10 रुपए शुल्क और सर्विस टैक्स देना होगा। एसबीआई की ई वॉलेट के पैसे एटीएम से निकालने पर भी चार्ज लगेगा। सेविंग्स बैंक अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को चेक बुक के लिए भी चार्ज देने होंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2016 के नतीजों का ऐलान हो गया है। नंदिनी केआर ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं अनमोल शेर सिंह बेदी ने दूसरा स्थान, जबकि गोपाल कृष्ण रोनांकी ने तीसरा स्थान हासिल किया। परिणाम में 1099 लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। केआर नंदिनी के अलावा 2 और लड़कियां सौम्या पांडे और श्वेता चौहान ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। कश्मीर के रहने वाले बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट को 10वीं रैंक मिली है। वहीं टॉप 25 में 18 लड़के और 7 लड़कियां शामिल हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और बी के परिणाम घोषित किए गए हैं। ये पल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पहले से एक टारगेट था आईएएस बनने का। सेकंड अटेम्प्ट आई जस्ट gave and then in that I got IRS and after that I always thought that I have to give my fullest of efforts. My family played a very important role in the back end. They continued to support me. I have not worked as hard as people do because they spend 3 to 4 years for preparation. मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला उजागर करने वाले आनंद राय ने 28 मई को हुए एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी शिकायत की है। आनंद का आरोप है कि उन्हें प्रश्न पत्र के कई स्नैपशॉट्स मिले। हालांकि एम्स ने आरोपों को खारिज किया है, साथ ही शिकायत की जांच कराने की बात कही है। पिछले हफ्ते दुर्घटनाग्रस्त हुए सुखोई जेट के दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। विमान का मलबा मिलने के 5 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने कल इसकी पुष्टि की। बताया गया कि बुरी तरह घायल होने की वजह से दोनों पायलट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले बाहर नहीं निकल पाए। पार्थिव शरीर को तेजपुर वायुसेना बेस ले आया गया है। 23 मई को असम के तेजपुर एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर सुखोई 30 MKI हादसे का शिकार हो गया था। 3 दिन के सर्च अभियान के बाद विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल में 26 मई को मिला था। बात मौसम की। चक्रवाती तूफान मोरा के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मिजोरम में बारिश और तेज हवा, मकान तबाह हो गए। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बांग्लादेश में राहत के काम में जुटी भारतीय नौसेना ने मोरा तूफान में फंसे 33 नागरिकों को बचाया। मोरा तूफान के चलते मिजोरम और मणिपुर में भारी बारिश और तेज आंधी से कई मकान तबाह हो गए। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। सड़कों पर पेड़ गिरने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश को देखते हुए लोगों को अब बाढ़ का डर सताने लगा है। Present condition, like there is no way that it's going down. It's rising up. The water level is in there, and if the rate continues, the cyclone continues, we are likely to face a lot worse than this. चक्रवाती तूफान मोरा ने बांग्लादेश में भी भारी तबाही मचाई है। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई मकान तबाह हो गए। राहत काम में जुटी भारतीय नौसेना ने मोरा तूफान में फंसे 33 नागरिकों को बचाया। हमारे शिप ने डिटेक्ट किया कि कुछ लोग समुद्र में तैरते हुए मिले हमें, तो हमने इमीडिएटली उनका सर्च एंड रेस्क्यू किया। हमने इस वक्त तक अभी 33 पीपल हमने बचा लिए हैं और ऑन बोर्ड ले लिए हैं, और भी SAR चालू है। चक्रवात की वजह से देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काबुल ट्रक बम हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। अफगानिस्तान के राजनयिक इलाके में कल ये हमला हुआ था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान खुफिया एजेंसी का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क ने
इस हमले को ISI की मदद से अंजाम दिया। भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने हमले की निंदा की है। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच रद्द कर दिए हैं। राजधानी काबुल बुधवार को एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर रही। खुदकुश हमलावर ने जानबाग स्क्वायर पर सुबह करीब 8:30 बजे विस्फोटकों से लदे ट्रक को उड़ा दिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाका भारतीय दूतावास के करीब हुआ। इस इलाके में कई और विदेशी दूतावास भी हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि दूतावास की खिड़कियों और दरवाजे के शीशे टूट गए। धुएं से काबुल के आसमान में अंधेरा छा गया। انفجار وقت شد که ما داخل دفتر یک چند لحظه پیش شده بودیم که در شعبه شیشته بودیم که یک دفعه انفجار شد. حمله توسط یک موتر صورت گرفته. 30 واسطه هم از هموطنان ما که در این مسیر روی جاده بودن اینا هم خساره‌مند شده و تعداد تخریب شده. धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। गृह मंत्रालय ने लोगों से रक्तदान की अपील की है। भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी दी है। स्पेन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर काबुल बम धमाके की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतों को हराने पर जोर दिया। ये एरिया जो था ये बहुत करीब है इंडियन एम्बेसी, ईरान एम्बेसी और जर्मन एम्बेसी से भी बहुत करीब है और लगातार इस तरह की अटैक हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से काबुल और अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के महीनों में काबुल में कई धमाके हुए हैं। इससे पहले फरवरी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में हुए आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा धमाकों को लेकर पूरे अफगानिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी चिंता और गहरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सूर्य के वायुमंडल में अपना पहला मिशन भेजेगी। बुधवार को इसकी घोषणा की गई। इस मिशन को सोलर प्रोब प्लस नाम दिया गया है। इसका मकसद सूरज के बाहर का अध्ययन करना है। इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान 31 जुलाई 2018 को भेजा जाएगा। यह मिशन 20 दिन का होगा। जानकारी के मुताबिक सोलर प्रोब प्लस सूर्य की सतह के 6.4 किलोमीटर के अंदर उड़ेगा। ये दुनिया का पहला मिशन होगा जो सूरज के इतने करीब जाएगा और भीषण तापमान का सामना करेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे धरती पर होने वाले मौसमी बदलाव को लेकर अहम जानकारी मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्लोवाकिया के राजनयिक मिरोस्लाव लैशक को अपना अगला अध्यक्ष चुना है। बुधवार को महासभा के 72वें सत्र के लिए लैशक को ध्वनिमत से अध्यक्ष चुन लिया गया। वो फिजी के राजनयिक पीटर थॉमसन की जगह लेंगे। मिरोस्लाव लैशक ने पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की शपथ ली। वो 12 सितंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। 1 साल तक इस पद पर रहेंगे। लैशक पूर्वी यूरोपीय देशों की पसंद है। राष्ट्रपति के चयन में इन राष्ट्र की अहम भूमिका होती है। मिरोस्लाव फिलहाल स्लोवाकिया के विदेश मंत्री हैं। अब बात खेल की खबरों की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। साइना नेहवाल, साई उत्तेजिता राव, चुक्का, बी साई प्रणीत और सौरभ वर्मा प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। महिला सिंगल्स में साइना ने स्लोवाकिया की मार्टिना रेपिस्का को 21-5, 21-10 से हराया। वहीं उत्तेजिता ने इंडोनेशिया की जेसिका मुलजाती को 13-21, 24-22, 27-15 से शिकस्त दी। उधर पुरुष सिंगल्स में प्रणीत ने मलेशिया के आर सतीयेश थारान को 21-15, 21-13 से मात दी। जबकि सौरभ ने हमवतन आनंद पवार को 21-17, 20-22, 21-14 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। सभी खिलाड़ी आज अपने आगे के मैच खेलेंगे। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पेस और अमेरिका के उनके जोड़ीदार स्कॉट लिप्सकी ने मालदोवा के राडू अल्बोट और दक्षिण कोरिया के ह्यून चुक को 7-6, 4-6, 6-2 से हराया। वे बोपन्ना कुएवास की जोड़ी ने फ्रांस के पॉल हेनरी मैथ्यू और मथायस बोर्श को सीधे सेटों में आसान मुकाबले में 6-1, 6-1 से मात दी। लेकिन महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा श्वेदोवा की जोड़ी पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला ओवल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। वहीं भारतीय टीम का पहला मुकाबला 4 जून को पाकिस्तान से होगा। इससे पहले भारतीय टीम ने 2 अभ्यास मैच खेले हैं जिसमें खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में भारत को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है।
चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 18 जून को होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल दिल्ली में लाइफ विद वाइल्ड लाइफ फ्रॉम प्रिंसली इंडिया टू द प्रेजेंट नाम की किताब का विमोचन किया। इस किताब का लेखन पूर्व नौकरशाह और वन्यजीव विशेषज्ञ एमके रंजीत सिंह ने किया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर लेखक की तारीफ करते हुए कहा कि वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये बेहतरीन किताब है जो राजकीय भारत से लेकर आज तक की यात्रा का विवरण पेश करती है। एमके रंजीत सिंह संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण परियोजना के सलाहकार भी रह चुके हैं। This book, part autobiography, part a conservationist handbook, and part travelogue, traces the course of wildlife from the princely and British era to the present. An insider's narrative and authoritative account of conservation efforts in India. I felicitate him for this commendable work. और बात करेंगे खास शख्सियत की। पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की आज पुण्यतिथि है। रेड्डी साहब भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। मात्र 18 साल की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने सत्याग्रह भी किया। संजीव रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार फिर 1962 से 1964 तक इस पद को संभाला। इस बीच 1959 से 1962 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। 1964 में संजीव रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें केंद्र में स्टील और खान मंत्रालय का भार सौंपा। राज्यसभा के भी 3 बार सदस्य रहे। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस की आज जयंती है। 1981 में दुनिया से रुखसत हुई नरगिस ने 4 दशकों से ज्यादा समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी अदाकारी से सजी दर्जनों फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा जगत की धरोहर हैं। नरगिस दिलकश अदाओं के साथ अपनी सामाजिक भूमिका के लिए भी याद की जाती है। खूबसूरती, अदाकारी और सादगी का अद्भुत संगम। नरगिस, जिनकी हर अदा निराली थी। हिंदी सिनेमा का अनमोल हीरा रही नरगिस ने 6 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्म थी 1935 में आई तलाशे हक। 14 साल की उम्र में नरगिस को महबूब खान ने फिल्म तकदीर में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद नरगिस की नूर का सफर चल निकला। आजा तड़पाने वाले आजा आजा। नरगिस की जोड़ी दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ खूब जमी, चाहे वो तीनों की एक साथ आई फिल्म अंदाज हो या राज कपूर के साथ आवारा, बरसात और चोरी चोरी। 1957 में मदर इंडिया के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने 1958 में सुनील दत्त से शादी कर ली। 1967 में आई रात और दिन उनकी आखिरी फिल्म थी। चुप न बैठो कोई गीत गाओ। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली भी वो पहली अभिनेत्री थी। सफल अभिनेत्री के साथ साथ नरगिस एक समाज सेविका भी रही। 1980 में नरगिस को राज्यसभा सांसद नामित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। बारामूला के सोपोर में 2 आतंकी ढेर। नाथीपोरा इलाके में 5 घंटे से जारी मुठभेड़। बुधवार को इस इलाके में 4 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। पशु व्यापार की याचिका पर रोक से केरल हाईकोर्ट का इनकार। कहा नहीं हुआ संवैधानिक उल्लंघन। केरल सरकार बुलाएगी विशेष सत्र। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल। दूध सब्जी की आपूर्ति रोकने की चेतावनी। कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री से नहीं मिला आश्वासन। रूस
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 18वें वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। स्पेन से साइबर सुरक्षा समेत 7 करार। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे साइना नेहवाल, उत्तेजिता राव और साई प्रणीत। चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज। और सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।